गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, तो आज हम क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। देखिए बच्चों, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर प्लांक क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम रेडिएशन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लांक क्वांटम थियरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इस बात पे बिलीव करती है, अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है इस बात पे बिलीव करती है कि एनर्जी का कंटिन्यूअस जनरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? एनर्जी का कंटिन्यूअस जनरेशन होता है। इस बात पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है वो बिलीव करती है। तो ये जो है वो दो फिनोमिना तो एक्सप्लेन करती है, जैसे डिफ्रैक्शन और दूसरा है आपका इंटरफेरेंस। इन दोनों को एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है वो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो चलिए अब हम समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। देखिए बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक सॉलिड है, इसको आप हीट करते हैं, तो ये क्या करेगा बच्चा, ये रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, और ये रेडिएशन जो होती है वो वाइड रेंज की वेवलेंथ को इमिट करता है। ठीक है, क्या करता है, वाइड रेंज की वेवलेंथ इमिट होती है इससे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका सॉलिड है वो आपका आयरन बार है, मान लीजिए ये आयरन बार है। ठीक है, इस आयरन बार को जब आप हीट करते हैं तो ये भी वैसे ही क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, और इसका कलर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो स्टार्टिंग में जब आप इसको कम हीट करते हैं तो ये डल रेड कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसको बच्चों आपको हीट करना है, इसको आप इसको और हीट करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये मोर रेड हो जाएगा कलर। आप अब इसको और हीट करेंगे, मीनिंग ये है कि इसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्राइट ऑरेंज हो जाएगा। ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अभी और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए इसका, ये येलो कलर का हो जाएगा। इसका और टेम्परेचर बढ़ाइए, देखिए बच्चों आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, कलर चेंज होता जा रहा है, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब आप इसका और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप वेरी हाई टेम्परेचर कर देंगे, तो ये क्या होगा, फाइनली ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बच्चों पढ़ा था कि रेड कलर, ब्लू कलर और ये जितने भी कलर है इन सबसे एक वेवलेंथ मतलब एसोसिएट होती है, एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है, ये हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था विजिबल रीजन का, तो हमने यहाँ पे वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट किया था।
तो यहाँ पे रेड था, यहाँ पे वॉयलेट था। ये विब्ज्योर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में VIBGYOR इस तरीके से आपको पता है कि ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको सेट करते हैं। तो देखिए ये वॉयलेट कलर जो है ना, ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरीके से। फिर आप रेड की तरफ जा रहे हो, ये रेड है बच्चों। तो जो रेड हॉट आपने किया, इसको डल रेड कलर का था, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है हायर वेवलेंथ इससे एसोसिएट है ना। इस रेड कलर से जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो हायर वेवलेंथ एसोसिएट है, और इस ब्लू कलर से कैसी वेवलेंथ एसोसिएट है, लोअर वेवलेंथ एसोसिएट है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हम कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हैं बच्चों, हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या कर रहा है ये, आप टेम्परेचर बढ़ा के वेवलेंथ कम होती जा रही है, मतलब ये रेडिएशन कंटिन्यूसली इमिट कर रही है। ठीक है, तो ये हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ जो है इसकी शिफ्टिंग हो रही है रेडिएशन इमिट करते हुए, है ना। तो यहाँ पे जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो एक्चुअल में लो इंटेंसिटी के साथ एसोसिएट होती है। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो इंटेंसिटी हो जाएगी। आई को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। अब जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप जब किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आयरन बार का टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, तो आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बच्चों कि आपका इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर से शॉर्टर होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, और ये फाइनली क्या होगा बच्चों, जब वेवलेंथ कम होती होती क्या होगी, ये यूवी रीजन से वेवलेंथ इस तरफ कम होती है, यूवी रीजन सॉरी, ये विजिबल रीजन से यूवी रीजन में एंटर कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ विजिबल रीजन था और हम राइट से लेफ्ट की तरफ चले थे तो यूवी रीजन है, तो आपकी क्या होगा कि ये आपका विजिबल रीजन से यूवी रीजन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हम बात करते हैं, तो ये जो नॉर्मल फिनोमिना है, ये नॉर्मल जो है एक्चुअल में मतलब बिहेवियर है। ठीक है, किसी भी मेटल को या किसी को गर्म करने पर, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है उसको फॉलो नहीं करती है ना। तो इस तरीके का एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो फॉलो नहीं करती। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, एन आइडियल बॉडी which emit and absorb radiation of all wavelength or frequency is called black body radiation। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है बच्चों, मैं फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, एन आइडियल बॉडी which emit and absorb radiation of all frequency and wavelength is called black body radiation। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो बिहेवियर है उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, तो हमको पता है इंटेंसिटी बढ़ती है, इसका मीनिंग क्या है, वेवलेंथ कम होती जा रही है ना। इंटेंसिटी बढ़ने का मीनिंग क्या है, वेवलेंथ। ये जो ग्राफ है वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में है ना, और दो पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में है, तो T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा है ना बच्चों। तो देखिए जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इसके बाद में आप और वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर।
तो देखिए यहाँ से बच्चों जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं। देखिए ये इंटेंसिटी है ना, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी जो है, ये देखिए ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी अलग अलग टेम्परेचर पे दिख रही है। ये हायर टेम्परेचर है, ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और ये लोअर टेम्परेचर है। तो बच्चों देखिए जैसे जैसे आप क्या करते हैं, वेवलेंथ कम करते जाते हैं, वेवलेंथ कम करते जाते हैं, तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये इंटेंसिटी जो है ना, ये देखिए इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही है। और फिर उसके बाद में आप वेवलेंथ को और कम करेंगे, तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, है ना। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी बात वही है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी इंटेंसिटी जो है वो आपकी वेवलेंथ आपकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद में आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मतलब ब्लैक बॉडी इस तरीके का बिहेवियर शो करती है ना। तो देखिए अब हम इसको, तो बच्चों ये जो बिहेवियर है ब्लैक बॉडी का, उसको हम क्लासिकल वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल वेव थियरी, ठीक है। तो क्लासिकल वेव थियरी ऑफ लाइट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, एक मिनट देखिए, देखिए बच्चों इस थियरी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो एनर्जी होती है ना रेडिएशन की, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, एनर्जी जो है वो आपकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन ये जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए जो भी ब्लैक बॉडी होती है, आपकी आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है, वो आपकी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेम कलर शो करती है, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेम कलर शो करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में लेकिन उस कलर की इंटेंसिटी जो होती है वो बच्चों वो सेम नहीं होती। इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी और एक टाइम पे ये मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम ये कह सकते हैं कि एट ईच टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लैम्बडा होता है, जिस लैम्बडा पर आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, उस लैम्बडा को हम बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। क्या बोलते हैं, ये जो है लैम्बडा मैक्स है ना। और उस लैम्बडा मैक्स से आप जब वेवलेंथ को और कम करते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हुए, तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और परफेक्ट रिफ्लेक्टर होती है, किसकी, रेडिएशन की। मतलब ये आपकी ब्लैक बॉडी जो है वो एक्चुअल में अपनी सरफेस पे जितनी भी रेडिएशन गिरती है वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब आप इस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो सारी ही रेडिएशन, है ना, उसको इमिट कर देती है। मतलब सारी वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर कोई अदर बॉडी शो नहीं करती है ना। तो नो अदर बॉडी कैन इमिट रेडिएंट एनर्जी मोर देन ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा कोई भी आपकी बॉडी जो होती है वो सारी रेडिएशन को इमिट नहीं करती। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे आयरन बार को गर्म किया था। तो आयरन बार का जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, है ना, तो क्या हुआ था बच्चों, उसने अपना कलर चेंज करना शुरू किया, कलर चेंज करना शुरू किया, उसी कलर की इंटेंसिटी भी चेंज हुई, है ना। तो ये कलर जो था वो पर्टिकुलर लैम्बडा और पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट था, ये कंटिन्यूसली चेंज होता गया। लेकिन ये ब्लैक बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता है। ब्लैक बॉडी को जब आप गर्म करते हो तो उसका कलर चेंज नहीं होता, ब्लैक बॉडी का कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका जो कलर है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कलर की इंटेंसिटी जरूर चेंज होती है,
क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है एनर्जी जो है, जो आप एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, वो क्या है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी चेंज होती है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होता। और दूसरी बात है, ये आप वेवलेंथ को जितना कम करते जाएंगे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और वेवलेंथ को जितना कम करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंच जाएगी। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के बाद में अब आप और वेवलेंथ कम कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ाते हुए, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बिहेवियर जो है हम एक्चुअल में क्लासिकल वेव थियरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले 18 1887 है ना बच्चों, 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने बताया। तो हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया, इसने इसको ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि किसी कोई लाइट जो है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल की सरफेस पे गिरती है, ये आपका मेटल है, और इस मेटल की सरफेस पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप मतलब फॉल होती है, गिरती है, तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं कि द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को आपने मेटल की सरफेस पे गिराया, तो मेटल की सरफेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये आपका पूरा सेटअप है ना, ये एपरेटस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब इसमें आपका जो मेटल होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, ये देखिए, ये मेटल जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो इसकी सरफेस पे आपकी ये लाइट जो है वो फॉल हो रही है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब लाइट जो है हाई एनर्जी की लाइट को मेटल की सरफेस पे आप क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है किस तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एनोड, है ना। तो वो एक्चुअल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की तरफ मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्या करते हैं, एक्चुअल में करंट फ्लो होती है सर्किट के अंदर, करंट फ्लो होती है सर्किट में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी सर्किट में। और सारे ही मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, ओनली फ्यू मेटल्स कैन शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम। ये मेटल जो है वो एक्चुअल में एस ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है कि आप किसी भी मेटल से, ये मेटल है आपका, ठीक है, इस मेटल की सरफेस पर जब आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो इसकी सरफेस पे स्ट्राइक होती है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए, ठीक है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको वी नॉट से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
कि सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नीडेड ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए जरूरी होती है। यदि आप इस लाइट, आपकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो बच्चों क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होंगे, ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगा, कांट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट को कितने ही ड्यूरेशन के लिए इसके सरफेस पे फॉल करवाओ, मेटल की सरफेस पे, मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। मेटल तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा जब उसकी सरफेस पे जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ये आपको समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, अब ये जो मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? मूवमेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, मतलब ये करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी की वजह से। तो हाफ एम.v² जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको मैं ke लिखता हूँ बच्चों, क्या लिखता हूँ? ke। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आप कितनी इंटेंसिटी को चेंज कर दो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ओके, तो अभी देखिए इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी या ब्राइटनेस एक ही है। हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्टेड, है ना। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इजेक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, लाइट की इंटेंसिटी पे या फिर लाइट की ब्राइटनेस पे। क्लियर? तो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पे कौन डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो आपकी इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। ये बच्चों चीज समझ में आ गई आपको? तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, ये जो है ना कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं उसको हम क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट जो होती है वो ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, तो लाइट के ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हम दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं मेटल के सरफेस पे, ठीक है बच्चों, ये लाइट जो है आपने एक इंटेंसिटी की लाइट डाली है मेटल की सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है और उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये दोनों ही ब्राइटनेस पे डिपेंड करने चाहिए। किस पे डिपेंड करने चाहिए? ब्राइटनेस पे डिपेंड करने चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जो ऑब्जर्वेशन को देखा है उसमें हमने ये पाया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये तो ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करती। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी हमने देखा। तो देखिए इस चीज को मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि देखिए ये आपने एक मेटल लिया है
पोटेशियम। ठीक है बच्चों, इस पोटेशियम मेटल के ऊपर आपने रेड लाइट को डाल दिया। कौन सी लाइट डाली है? रेड लाइट। अब आप बताइए कि ये पोटेशियम पे रेड लाइट डाली तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, इसी पोटेशियम की सरफेस पर येलो लाइट डाल दी, येलो लाइट डाल दी तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन ये है सीधा सीधा कि आप यहाँ पे ये चीज समझिए कि रेड लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। इसका मीनिंग ये है कि रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। लेकिन येलो लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। बस इतनी सी बात है ना? तो तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे जब आपका लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। होप कि बच्चों ये आपको दोनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे, है ना? तो देखिए आज हमने इस पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए हमने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, है ना, इसको समझने के लिए हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, और उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट 5 के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और बढ़िया से वीडियो बना सकूं। थैंक यू।